जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्पर्शन अपकिरण को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में या पिछली जो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पढ़ा। सांख्यिकी में हमने जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पढ़ा तो हमने वहाँ पर ये देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत किसी भी जो हमारे पास समंक होते हैं उन समंकों के बीच में जो भी समंक हमारे पास दिए हुए होते हैं उन समंकों में से कोई एक ऐसा अंक होता है जो उस पूरी समंक माला का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको हमने केंद्रीय प्रवृत्ति कहा था। और केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आपने मीन, मीडियन और मोड इनके थ्रू क्या निकालना सीखा था। इनके थ्रू इन समंकों के जो माध्य हैं या एक ऐसे वैल्यू को, ऐसे मूल्य को निकालना सीखा था जो उस सारी समंक माला या जो उनकी पूरी जितनी सीरीज है उस सीरीज के सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करें। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें अगर एक नंबर मैं और बढ़ा दूँ तो ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं इन नंबर्स में से अगर हमें सबसे पहले इसका एवरेज निकालना है तो हम सभी को पता है कि हम एवरेज अगर मीन के थ्रू निकालें तो किस तरह से निकाल रहे थे। हमारे पास फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n या फिर x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। और सम ऑफ x के लिए हमने क्या किया, हमने इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया और इन सभी नंबर्स को ऐड करके फिर हमने उसे नंबर्स यानी काउंटिंग कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 से इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और उससे हमें क्या मिली, इसकी सेंट्रल वैल्यू मिली। तो जो सेंट्रल वैल्यू आपको मिलती है वो सेंट्रल वैल्यू है एक्चुअली में क्या कहलाती है, समांतर माध्य कहलाती है। अब आपने जो भी 3 तरीके थे मीन, मोड, मीडियन, इनसे जो समांतर माध्य निकाले ये वो माध्य है जो उन पूरी समंक माला का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर 3 अंक लिखे हुए हैं 2, 4 और 9, ये हमारे पास समंक है और इन समंकों से अगर हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों अंकों को जोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है इस बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 + 4 + 9 इनको जोड़ेंगे और नंबर कितने हैं 3 यानी कि n इज इक्वल टू 3। इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एक सेंट्रल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन तीनों को जोड़ने पर 15 हुआ। अब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आया, 5। क्या आया, हमारे पास 5 आया। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो अंक लिखे हुए हैं ये इस 5 से किस प्रकार से संबंधित है। हमने देखा कि 2 अंक और 5 इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 3 का डिफरेंस है। इसी प्रकार अगला अंक 4 और जो हमारे पास 5 है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 अंक का है। और अगला जो हमारे पास अंक है वो है 9, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 4 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने जो माध्य ज्ञात किया है उस माध्य से हमारे जो समंक हैं वो किस प्रकार विस्तारित हो रहे हैं, किस प्रकार ये इससे बिखराव को दर्शा रहे हैं। इसी बिखराव को हम किससे ज्ञात करते हैं, डिस्पर्शन से ज्ञात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन और हिंदी में इसे हम कहते हैं अपकिरण की माप। बच्चों अभी जो हमने अपकिरण की माप के बारे में समझा या हमने देखा कि अपकिरण की माप जो है वो समंक माला में जो माध्य है, माध्य से बाकी समंकों के विस्तार को बताता है। वह ये बताता है कि एक समंक की जो माध्य है उसकी दूसरे समंकों से दूरी कितनी है। और इस अपकिरण की माप को मापने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं मेजरिंग ऑफ डिस्पर्शन, यानी अपकिरण को किस तरह से किन फॉर्मूले से या किन स्लॉट से मापा जाता है। तो हम इसको 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स।
एब्सोल्यूट मेजर्स के अंतर्गत हम उन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, उन चीज़ों को निकालेंगे जो माध्य से बाकी समंकों को एब्सोल्यूटली रिलेट करते हुए उनके सही विस्तार को प्रदर्शित करें। और इसके अंतर्गत हम एक ज्ञात करेंगे रेंज, जिसे हम बोलते हैं विस्तार। इसमें हम ज्ञात करते हैं रेंज, और रेंज में आप इसका कोफिशिएंट भी ज्ञात करते हैं। कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए जहां अभी हमने देखा कि हम सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर जो इसके वास्तविक जो विस्तार है उसको ज्ञात करते हैं, वहीं हम इसके रिलेटिव मेजर्स जो है वो भी निकालते हैं। रिलेटिव मेजर्स के अंतर्गत हमारे पास जो भी इकाइयाँ उपलब्ध होती हैं तो इनकी बहुत बेहतर तरीके से तुलना की जा सके, उस तुलना को व्यक्त करने के लिए हम इसे अनुपात या फिर प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो जब इसे अनुपात या प्रतिशत में व्यक्त करें, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिलेटिव मेजर्स। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा विस्तार, रेंज, और रेंज को भी जब आप और बेहतर तरीके से प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो वो कहलाएगा विस्तार गुणांक, जिसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इस अपकरण की माप को, डिस्पर्शन को ज्ञात करने के लिए फिर दूसरा हमारे पास एक और साधन है, और वो है चतुर्थक विचलन, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी जब हम इसको ज्ञात करना चाहेंगे, इसको रिलेट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इसको ज्ञात करेंगे। तीसरा इसका तरीका है माध्य विचलन, माध्य विचलन जिसे हम बोलेंगे मीन डेविएशन, और इसको जब आप रिलेटिव मेजर से ज्ञात करेंगे तब ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका एक और तरीका है और जिसे हम बोलते हैं प्रमाप विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपको रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ज्ञात करना होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रमाप विचलन गुणांक। यहाँ कहा जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए इसको अब हम एक एक करके पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं विस्तार, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेंज। बच्चों रेंज जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेंज के अंतर्गत हम विस्तार ज्ञात करते हैं, और विस्तार के लिए हमारे पास जो भी समंक माला में पद दिए हुए होते हैं उसमें हम न्यूनतम पद, सबसे छोटे पद और सबसे बड़े पद के बीच में अंतर को ज्ञात करते हैं। तो ये रेंज जो है वो किसी भी समंक माला के छोटे पद और सबसे बड़े पद के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं रेंज क्या होगा? रेंज समंक माला के सबसे छोटे और सबसे बड़े पद के बीच में अंतर को बताएगा। आइए इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैंने समंक माला में कुछ पद लिए हुए हैं 32, 35, 38, 40, 25, 65 और 62। अगर हम इन सभी समंकों को देखें तो इन समंकों में सबसे छोटा पद जो है वो क्या है? अगर हम इन समंकों को एक बार ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम चाहें तो इन समंकों को प्रॉपर एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। जब समंक ज़्यादा है तो इसे हम पहले इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से हम इन समंकों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा पद क्या है? 25, और सबसे बड़ा पद कौन सा है? 65। तो इस प्रकार अगर इन दोनों के बीच हम अंतर को ज्ञात करें तो हमारे पास R इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू सबसे बड़ा पद जो है वो L और जो सबसे छोटा पद जो है वो S, जिससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा पद क्या हो जाएगा? 65, और सबसे छोटा पद क्या हो जाएगा? 25। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्तार या फिर रेंज। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 40। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो अपकिरण की माप ज्ञात कर रहे हैं रेंज के माध्यम से, उसमें हम ये पता लगाते हैं कि पूरी समंक माला में सबसे छोटे पद और सबसे बड़े पद के बीच में कितना विस्तार, कितनी दूरी या कितना अंतर आ रहा है। अब अगर हमें इन समंकों को और तुलनात्मक बनाना है तो जैसा भी हमने देखा कि ये जो हमने रेंज ज्ञात किया ये एब्सोल्यूट मेजर था। अब अगर हमें इसको और तुलनात्मक रूप से सही तरीके से जानना है, सापेक्ष रूप से जानना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम इसका कोफिशिएंट जो है वो ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी रिलेटिव मेजर्स के अंतर्गत कोफिशिएंट ऑफ रेंज
इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होगा L माइनस एस, लार्जेस्ट नंबर जो है वो और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो, इन दोनों को पहले हम माइनस करेंगे और उसके अपॉन में इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या ज्ञात होगा? हमारे पास सबसे बड़ा नंबर था 65, सबसे छोटा नंबर था 25। इनको पहले हमने माइनस किया और डिवाइड किससे किया? इसमें इन्हीं नंबर को अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 65 प्लस 25, यहाँ इसको अगर हम ज्ञात करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 40, और 65 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 90। तो जब हम इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.44, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए आपके पास जो समंकमाला है उसमें आप सबसे पहले सबसे बड़े पद को लेते हैं और उसमें से सबसे छोटे पद को घटा देते हैं, और इसको किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने के लिए सबसे बड़े पद को अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे पद से जोड़कर इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बच्चों अभी जो हमने रेंज को देखा वो व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में देखा। अब हम इसी को एक एग्जांपल से डिस्क्रीट सीरीज में जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आप सभी को पता है कि डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें समंकमाला में x जो हमारे पास पद हैं उनकी क्या दी हुई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई होती है, उनकी आवृत्ति दी हुई होती है कि समंकमाला में कोई पद कितनी बार आवृत हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्क्रीट सीरीज में रेंज को कैलकुलेट करेंगे तो एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर सबसे बड़े और सबसे छोटे पद को नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ पर हमें केवल समंकमाला के जो पद हैं, जो x हैं, उसी में आपको ये देखना है कि सबसे छोटा पद और सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे छोटा पद हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? 5, और सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? 25 या फिर 25। तो यहाँ पर जब आपको रेंज कैलकुलेट करना है, आपको पता है R इज इक्वल टू क्या है? L माइनस एस। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू लार्ज नंबर क्या है? 25, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 5, और ये हमारे पास R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। इसी तरह से जब हम इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास अगेन मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया था L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अब इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आता है? 25 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 25 प्लस 5। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20/30। और 20/30 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है? 0.67। ये जो आपके पास आंसर आया है 0.67 कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए, इसको हम चाहें तो इसे हम प्रतिशत में, परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेटिव मेजर्स को जब हम शो करेंगे तो उसको और ज़्यादा तुलनात्मक बनाने के लिए हम उसको प्रतिशत में शो कर देते हैं। हम क्या करेंगे? इस 0.67 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, तो आपको क्या मिलेगा? 67%। और ये अब ज़्यादा तुलनात्मक है कि यहाँ पर रेंज जो है वो छोटे पद और बड़े पद के बीच में कितना अंतर है? 67% का अंतर है या विस्तार है। आइए बच्चों, अब हम विस्तार को ज्ञात कर रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, सतत श्रेणी में। और आपको पता है सतत श्रेणी में हमें जो x वैल्यूज़ है वो क्लास इंटरवल में अवेलेबल होती है, यानी यहाँ पर आपके पास वर्ग विस्तार होते हैं। तो वर्ग विस्तार हमारे सामने है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट तक क्या है? 70 से 80, और इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो दी हुई है। तो हम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर भी अब फ्रिक्वेंसी को इग्नोर करते हुए ये देखेंगे कि पूरी समंकमाला में सबसे छोटा पद क्या है और सबसे बड़ा पद क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास
जो लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 80, और जो सबसे छोटी वैल्यू है s दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20। यहाँ पर भी जब आपको r को कैलकुलेट करना है तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा l माइनस एस, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका भी जब आपको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास अब क्या चीजें आ जाएंगी, 80 माइनस 20 अपॉन 80 प्लस 20, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा 60, और यहाँ कितना मिलेगा 100। तो यहाँ पर अब आपके पास जो आंसर है कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 0.6। जब आप इस 0.6 को परसेंटेज में शो करेंगे तो परसेंटेज में किस तरह से शो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा 60%। इस तरह से तीनों सीरीज में आप रेंज को जो है इन दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों, जब समंकमाला में पद अधिक होते हैं तब समंकमाला से ज्ञात किए हुए जो एवरेज है या मीन है या सेंट्रल टेंडेंसी है, इससे समंकमालाओं की दूरी को ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करते हैं चतुर्थक विचलन। तो हमारे पास अब अगली चीज़ आ रही है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, सपोज हमारे पास जो भी समंकमाला है उन समंकमाला को मैं एक बॉक्स की तरह दर्शाऊं, और समंकमाला में पद इतने अधिक हैं कि हमने क्या करा है, हमने उनको 4 भागों में बांट दिया है। और जब हम हर एक जो हमारे पास बॉक्स आए हैं या हमारे पास जो 4 हमने जिस श्रेणी में बांटा है, जब हम हर एक चीज़ के क्वार्टाइल निकाल लें और इनकी तुलना बाकी से करें तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम शॉर्ट में QD बोल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और इसी तरह से जब हमें इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। चलिए इसको अब हम तीनों सीरीज में देख लेते हैं किस प्रकार से क्वार्टाइल्स कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर अब हम चतुर्थक विचलन को सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी में, और व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे पास सीरियल नंबर 1 से लेकर 11 तक दिए हुए हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग जगह दी हुई है। आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऊपर QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो आपको पहले Q3 को और Q1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। और यहाँ पर हम देखें तो साइज ऑफ पूरा जो हमारे पास सीरीज का साइज है, उस साइज में n कितने हैं, नंबर है 11, तो 11 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और यहाँ पर 11 प्लस 1 अपॉन 4 को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 12 अपॉन 4, यानी कि थर्ड आइटम। तो यानी कि आपको थर्ड जो कैटेगरी पर आइटम है, थर्ड की वैल्यू कितनी है 15, इसको लेना पड़ेगा। तो Q1 की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हुई 15। इसी तरह से अब आप Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q3 के लिए फॉर्मूला यहाँ पर सेम है, बस क्योंकि आपको Q3 कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइज ऑफ थर्ड n+1 अपॉन 4th आइटम। यहाँ पर फिर से n की वैल्यू है 11 प्लस 1 अपॉन 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन 4 और 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा 9th आइटम। 9th आइटम पर ये जो 9th नंबर पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है 42, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 42। अब जब इससे हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, QD फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। QD के लिए अब Q3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 42, और Q1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की 15 अपॉन
2। यहाँ पर QD को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो Q3 और Q1 की वैल्यू को पुट करने के बाद अब आपके पास QD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/2। 42 माइनस 15/2 करने के लिए हमने इनको आपस में माइनस किया तो QD इज इक्वल टू 27/2 और यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.5। इस तरह से ये आपको क्या मिल गया क्वार्टल डेविएशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। इसी तरह से इसका अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ QD और कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 42 और Q1 की वैल्यू कितनी है 15। इसी तरह से यहाँ पर Q3 की वैल्यू 42 प्लस 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 और अपॉन में कितना हो जाएगा 57। यहाँ पर माइनस कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.475। तो ये क्या हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास क्वार्टल डेविएशन और क्वार्टल डेविएशन के बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। इसको भी अगर हम चाहें तो परसेंट में शो कर सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई 100 करके। बच्चों अब इसी क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में देख रहे हैं और जो डिस्क्रीट सीरीज में उसमें आपके पास में फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है। ये हमारे पास x की वैल्यूज है मार्क्स और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जो हमारे पास सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को हमने किस में कन्वर्ट किया CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। आपने पिछले अध्याय में सीरीज को फ्रीक्वेंसी को CF में या फिर जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना सीखा होगा। तो यहाँ पर जो हमने CF में कैलकुलेट किया है इसको, इसके बाद अगेन हमें क्योंकि चतुर्थक विचलन निकालना है तो हम वही Q1 और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं Q1 और Q1 के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। यहाँ पर अगर हम देखें तो Q1 के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है वो कितनी है, इसको अगर हम CF से फाइंड आउट करें तो लास्ट में हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 51, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है 51। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब कैलकुलेट करेंगे हम और n की वैल्यू में यहाँ पर क्या रखेंगे 51 को पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी वैल्यू 13। तो हम क्या बोलेंगे 13th आइटम। और 13th आइटम को आपको किस में देखना है CF में देखना है। जब हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं तो ये 13th आइटम इस CF में कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 19 में, क्योंकि इसके पहले की जो CF है वो 13 से छोटी है। तो आपको किस में देखना है इसको इससे ज़्यादा वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इसी तरह से आप Q3 कैलकुलेट करेंगे और Q3 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको देखें Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम। और यहाँ पर Q3 इज इक्वल टू इसी साइज से कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू 51 प्लस 1/4 और आपको मल्टीप्लाई क्या करना है 3 आइटम। यहाँ देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39th आइटम। और 39th आइटम को अगर हम फ्रीक्वेंसी में देखें तो 34 छोटा है। आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा 42 CF पर, क्योंकि 42 की रेंज में यहाँ पर ये आइटम आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अब आपके पास Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, Q3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। चलिए इससे अब हम क्वार्टल डेविएशन और कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इससे निकालेंगे QD क्वार्टल डेविएशन और हमें पता है कि अब हमारे पास यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी आई 20 और Q3 की वैल्यू कितनी आई थी 30। QD के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1/2 और Q3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी 30, Q1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी 20। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना हो जाता है 10/2, यानी कि आंसर कितना हुआ 5 मार्क्स। जब इसी से हमको अब कैलकुलेट करना है क्या चीज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, तो हम फिर से वही फॉर्मूला जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को लगाएंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास Q3 की वैल्यू 30 है
-20/30 + 20। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 10/50, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.20। यानी कि अब आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम परसेंट में शो करें तो वो कितना हो जाएगा 20 मार्क्स। बच्चों, क्वार्टर डिवीजन को अब हम कंटिन्यूस सीरीज या फिर सतत श्रेणी में देख रहे हैं। सतत श्रेणी में हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमने इससे कैलकुलेट की हुई है, फ्रिक्वेंसी को ऐड करके ये हमें मिल गई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में n = कितना आ रहा है 500, और जब हम इससे Q1 Q3 क्या कैलकुलेट करेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज में Q1 और Q3 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो Q1 के लिए अब आप n+1/4 ना करते हुए क्या करेंगे n/4, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 500, यानी कि 500/4th आइटम। तो अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला 125, और 125 जो है ये आपको किस में सर्च करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सर्च करना है। तो 125 जो है वो आपको किस रेंज में दिखाई देगा 150, क्योंकि इसके बाद की जो CF है वो इससे बहुत ज़्यादा है और इसके पहले की जो CF है इससे काफ़ी कम है। तो हमें जो एक ये मिला उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लास इंटरवल कौन सा आया, क्लास इंटरवल आया 20 to 30। जब ये क्लास इंटरवल में आया है तो हम इसमें से Q1 को क्या माने, तो यहाँ पर Q1 को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q1 = हो जाता है L1 + L2 - L1 फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई Q - C। चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें कि वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट होंगी। L1 जो हमारी लोअर लिमिट को बताएगा और L2 जो हमारी अपर लिमिट को बताएगा। तो ये हमारे पास अपर लिमिट है L2 और 20 जो है वो क्या है L1 इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट और ये हो गई लोअर लिमिट। 85 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा और 85 फ्रीक्वेंसी आने के बाद हमारे पास जो C आया है वो C क्या होगा, जस्ट इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला पद 65, और Q जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या हो जाएगा 125, क्योंकि Q हमने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज हमने कैसे पुट करी। L1 की वैल्यू हमारे पास लोअर लिमिट में 20 हो गई, L2 और L1 इस सीरीज के अकॉर्डिंग 30 - 20, फ्रिक्वेंसी हमने कितनी ले ली 85 जो इसके सामने हमें मिली थी, और Q की वैल्यू 125 माइनस यहाँ पर जो हमारे पास C है वो क्या है 65। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 27.5। तो Q1 की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हुई 27.5। ऐसे ही जब हम Q3 को कैलकुलेट करेंगे तो Q3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3n/4th आइटम, और n = वही हमारे पास 500 है, 500/4 × 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आइटम क्या मिलेगा 375 आइटम। यहाँ पर अगर हम सर्च करें तो 375 आपको किस सीरीज में मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास अब ये L1 और ये क्या हो गया L2, फ्रीक्वेंसी हो गई 70। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉर्मूले में जाएं तो हमारे पास L1 की वैल्यू कितनी आ गई है, L1 की वैल्यू पॉइंट आउट हुई है 40, L2 की वैल्यू है 50, अगेन माइनस किया L1 की वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ से मिली थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसकी कितनी है 70, तो 70 को हमने एज ए फ्रीक्वेंसी लिया। Q की वैल्यू हमने 375 कैलकुलेट की है, और 310 हमें कहाँ से मिला, मैंने आपको बताया था इस CF के जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है C। तो C को हमने यहाँ पर पुट किया, और जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49.29। तो इस तरह से अब आपको Q3 फाइंड आउट हो गया और Q1 जो है वो फाइंड आउट हो गया। तो Q3 और Q1 को फाइंड आउट करने के बाद अगेन अगर हम इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, और जब हम इसे कोफिशिएंट ऑफ QD के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आइए इसे और देख लेते हैं हम। बच्चों यहाँ पर सीरीज में हमने Q1 27.5 और Q3 49.29 को फाइंड आउट किया।
अब हम इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू 49.29 और Q1 की वैल्यू 27.5। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात इसको माइनस करने पर हमें कितना फाइंड आउट हुआ 21.79 और कैंसिल करने पर कितना मिला 11.12। तो QD की वैल्यू यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू कितनी आई 11.12। ऐसे ही जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को अपर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ जो इसको माइनस करेंगे, फिर इनको प्लस कर देंगे। प्लस माइनस करने के बाद फिर इसको हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ रही है 21.79 और यहाँ पर 76.79। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ये 0.145। तो इस तरह से बच्चों आज हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। धन्यवाद।